एक तरह से साहित्य के पठन का और लेखन का दायरा बढ़ता चला गया। यानी कि जिसको यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो जैसे सार्वजनिकीकरण होता है ना साहित्य का, फॉर पब्लिक, जो चीज़ पहले आम लोगों के लिए नहीं थी तो वो आधुनिक काल में आते ही आम साधारण लोगों के लिए हो गई। इसी तरह से यदि आप पुराने साहित्य के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये राज दरबारों में लिखा गया साहित्य है, कि ये उसमें ये हमेशा ही जितने पुराने काल हैं उसमें दिखेगा। आधुनिक काल में ये आम जनता के बीच में लिखा जाने वाला साहित्य और आम जनता के लिए लिखा जाने वाला साहित्य वो सबसे ज़्यादा आदरणीय हुआ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हमारे जो साहित्य का दायरा है वो इतना विस्तार पा गया है और उसके अंदर हम लोग शामिल हैं, सारे के सारे। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारे दुख, तकलीफ, पीड़ा, वो सब आधुनिक काल में आना शुरू हुई। शुरू तो पहले भी हुई थी, मध्यकाल में भी कबीर और इन सबको देखते हैं जैसे, लेकिन फिर भी उसका दायरा उतना विस्तृत नहीं है। वो धर्म क्षेत्रों के विषय वस्तु भी बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। लेकिन आधुनिक काल के अंदर जो हमारे साहित्य की पूरी विषय वस्तु है वो बहुत विस्तृत है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के और बड़ी बड़ी बातों तक सब उसका हिस्सा बन गए। और इसलिए ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75 साल बाद आज़ादी प्राप्त करने के, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जो हिंदी का पिछले 150-200 साल का जो साहित्य है उसी के अंदर ये आधुनिक काल पला है। 1857 से ये बात शुरू हुई। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, पिता। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में पैदा हुए और 1857 के अंदर ये पूरे देश के अंदर एक इतनी बड़ी क्रांति हुई जिसके अंदर मेरठ से ही शुरू हुई थी। अपना इलाका है ये, मेरठ, अंबाला, दिल्ली और ये दूर बंगाल तक, मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा। ये पूरी की पूरी जो पूरी बेल्ट है ये वहाँ तक फैल गया, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र इसके अंदर शामिल था। तो 1857 से ये शुरुआत होती है और 1947 तक ये स्वतंत्रता आंदोलन चला। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन चला और उसके अंदर अलग अलग स्तर बनते चले गए, फेजेज होते हैं ना हर चीज़ के, कि अभी एक बात शुरू हुई है, अभी अंकुरित हो गई है, अभी उस पर और चर्चा चलने लगी है, अभी उसके फलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता आंदोलन भी एक जैसा नहीं है, वो विस्तार प्राप्त करता चला गया। उसके अंदर सिर्फ मकसदों के कारण से नहीं बल्कि लोगों की शामिल होने से, जो लोगों की शमूलियत है कि आम साधारण लोग भी उसमें शामिल होते चले गए, तो उसका दायरा भी बढ़ता चला गया। इसीलिए जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल की, स्वतंत्रता आंदोलन की जो अलग अलग स्टेजेज हैं, जो अलग अलग टाइम है, उन अलग अलग टाइम को जानना, पढ़ना, उसी तरह से हिंदी साहित्य के, कविता के या दूसरे साहित्य के स्वर बदलते चले गए। जैसे आप पढ़ते हैं कि शुरू में ये नवजागरण काल है या अभी बात शुरू हुई है भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके मंडल के जितने लोग हैं, हिंदी अभी बनना शुरू हुई है। फिर उसके बाद आप जैसे पढ़ते हैं कि ये द्विवेदी युग आ गया, इसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अतीत की बातें हो रही हैं, चंद्रगुप्त नाटक लिखे जा रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, पुराने की चीज़ों के बारे में चीज़ें सोच रहे हैं। अब ये छायावाद आ गया जिसके अंदर बहुत ही व्यक्तिक बातें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जो एक व्यक्ति की बात होती है, वो किस चीज़ के प्रभाव थे कि साहित्य में इस तरह की बातें सुनना शुरू हुई। और अचानक ही फिर एकदम एक प्रगतिशील प्रगतिवाद शुरू हो गया। 1936 में प्रेमचंद का भाषण हुआ और उससे पहले से ही प्रेमचंद लिख रहे थे, लेकिन वो एकदम चेंज हो गया। निराला और सुमित्रानंदन पंत वो सारे के सारे प्रगतिवादी बनते चले गए। ये अलग अलग फेज हैं। तो ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के ही फेज है एक तरीके से, कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लोग सोच रहे थे वो हमारे साहित्य में इसी तरह से समाहित हो रहे थे या अभिव्यक्ति पा रहे थे, ऐसे कह लीजिए। तो पूरे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को की चेतना को पढ़ना और अलग अलग समय में उसके बनते हुए स्वरूप को समझना, ये अपने आप में ही एक दिलचस्पी की बात है।
और क्योंकि हम अभी 1875वां साल मना रहे हैं आज़ादी के बाद का, 1947 के बाद का, पूरे देश में ही मना रहे हैं, तो हमारे लिए इस रूप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास, साहित्य के विद्यार्थियों के पास, आज़ादी के बाद का जो 75 साल है उसमें भी जो साहित्य लिखा गया है उसके थ्रू भी, उसके माध्यम से भी हम पुराने साहित्य को देखते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक सब्जेक्ट लर्निंग जैसे होता है। ये सिर्फ सेलिब्रेशन की बात नहीं है, मतलब जैसे कि उत्सव की बात नहीं है सिर्फ, बल्कि उस उत्सव में जो हमारा विषय है, हमारा जो साहित्य है, उसको समझने के भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। और एक स्कॉलर का, एक विद्यार्थियों का जो समझना होता है, मतलब उत्सव मनाना होता है। एक शब्द होता है ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेजर जिसको बोलते हैं, बौद्धिक खुशी, बौद्धिक आनंद जो है, कि आप बात करते करते आनंद आने लगता है, आपको मज़ा आने लगता है, जो कि उसी को आता है जो इंटेलेक्चुअली मतलब चीज़ों को सोचता है, सिर्फ फिजिकली नहीं सोचता, फिजिकली शामिल नहीं होता, बल्कि इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक तौर पे ही जब चीज़ों में शामिल होने लगता है, तब वो इन सब चीज़ों का और ज़्यादा अकेले बैठे बैठा भी आनंद लेने लगता है। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये जो अमृत महोत्सव है उसका एक विशेष महत्व बन जाता है। क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट में 10 मई को जब 1857 की शुरुआत हुई थी, और मेरठ से ही हुई थी, 85 फौजी, आपको उनके यदि नाम पढ़ेंगे तो वो भी अपने आप में एक बात, कहानी कह देते हैं कि उसमें किस तरह के लोग शामिल थे। उनके नामों से ही आपको पता चलेगा कि ये सारे नाम ग्रामीण ही होंगे। वैसे भी फौज में जो साधारण लोग शामिल होते हैं, फौजी कोई बड़े उनके लोग तो बनते नहीं होते, बड़े रजवाड़े या तो होते नहीं हैं, आम लोग होते हैं फौज में आज भी, तो जो खास तौर पे सिपाहियों के तौर पे होते हैं, उन्हीं ने ही बगावत की थी। तो वो 1857 की जब शुरुआत हुई थी 10 मई 1857, और उसके बाद से 4-5 महीने तक उन फौजियों का शासन रहा। उसी के अंदर बड़े बड़े कैरेक्टर हमारे सामने आए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे एक और बहुत ही जो एक अछूती जिसके ऊपर कम चर्चा होती है, अजीजन बाई एक नाम का कैरेक्टर था, अजीजन बाई, जो कानपुर में वेश्या थी वैसे, मतलब जो, क्योंकि कानपुर एक छावनी थी, अंग्रेज सिपाही वहाँ पे रहते थे, तो क्योंकि वो वेश्या का काम करती थी, उसका प्रोफेशन था, तो सारे अंग्रेज जो है उसके पास आते थे, उनके उसको सारी जानकारियाँ थी कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। और वो जानकारियाँ लेने के लिए जो बड़े ऑफिसर्स थे, उनके कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो सारी सूचनाएं उसके पास होती थी। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महिला उभर के आई, जो रात को जो है कपड़े बदल करके, एक जैसे कहते हैं, और शहर के अंदर घूमती थी, और किस किस तरीके से, आप यदि उसके बारे में जानेंगे तो ओ ऐसे ऐसे लोग मतलब वास्तव में हुए हैं, आप ये कहने पे होंगे। और पूरे 1857 का जो पूरा वो परिप्रेक्ष्य, जो कि हमारे साहित्य में उस रूप में नहीं आता, हिंदी साहित्य में, मतलब ये अपने आप में ही हमारे सबके लिए एक चिंता की बात भी है, चिंतन की बात है कि आखिर 1857 इतना बड़ा हुआ, तो उस समय के जो साहित्यकार हैं, उन साहित्य में 1857 क्यों नहीं आया, वो लड़ाइयाँ क्यों नहीं दिख रही। तो ये सवाल भी हमारे दिमाग में ही आएंगे। इसी से हम समझते हैं कि हमारे साहित्यकारों की जो अपनी लोकेशन है, जो अपनी बातें समझने का, अभिव्यक्त करने की जो चीज़ें थी, किस वर्ग से हमारे साहित्यकार जुड़े हुए थे, कैसी चेतना थी उस समय पे, या वो क्या सोचते थे। और धीरे धीरे जैसे 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 स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ता चला गया, उसका विस्तार होता चला गया, वैसे 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 वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो उसी उसमें ये 10 मई को जो हमारे यहाँ पे आप सब लोग उसमें शामिल हैं, कि उस पूरी चेतना को कैसे प्रकट किया जाए, उसको फिर से कैसे, जिसको बोलते हैं कि जिया जाए, उसको कैसे फिर से याद किया जाए। उस जब इतने बड़े बड़े लोग जिसमें शामिल थे, ऐसी भावना के साथ जो लोग शामिल थे, कि उसको हम कैसे धारण करें, उसके प्रयास में आप सब लोग जो उस समय की जो कविताएं और जो उस समय की पूरी चेतना, उसको अपने अंदर धारण करने की प्रक्रिया में हैं। तो ये पूरा एक सप्ताह अभी हमारा बाकी है, एक सप्ताह तक लगातार, क्योंकि हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य इसी राष्ट्रीय आंदोलन के पालने में ही बड़ा हुआ है एक तरह से।
तो उसको जानना एक तरह से हमारे पूरे साहित्य को ही जानना होगा। चाहे प्रेमचंद हो, चाहे किसी का भी आप नाम लो ना, भारतेंदु हो, जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, यही हमारे बड़े साहित्यकार हैं। तो वो सारे एक, जब इस समय का हम जिक्र करते हैं तो हम इन सब का ही जिक्र कर रहे होते हैं, इन सबको ही समझने की प्रक्रिया में होते हैं। तो देखिए, मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपके साथ ही इस उसमें एक तरह से शुरुआत के लिए कि चलो मेरा भी इसमें शामिल हो जाए इस पूरे सप्ताह में, तो उससे मैं 2 कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि कविताएं सबसे ज़्यादा जो भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है मनुष्य की, वो कविताओं के जरिए होती है। कविता के अंदर जो हमारी भावनात्मक जो गर्मजोशी है, जब भावनाएं उफान मारने लगें, तो फिर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, कौन सा विधा होगी, तो वो कविता ही होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि भी जितने भी, चाहे शुरुआत में कविता ही लिखी गई, लोग तो कविता में बात तो नहीं करते होंगे, लेकिन साहित्य तो कविता में ही लिखा गया। आदि काव्य जिसको बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण कविता है। या बच्चा जब भी शुरुआत करता है तो वो भी आप उसको लोरी सुनाते हैं, किस में सुनाते हैं? कविता में। बोलना भी सिखाते हैं तो कविता में। तो ये जो पोएट्री है, इसका हमारी इमोशंस के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है। इसलिए जो हमारी सबसे जिसको बोलते हैं कि भावनात्मक जो वो है, वो इस दौरान की कविताओं में अभिव्यक्त हुई।